मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि मैं एम वाचिंग डॉक्टर जयशंकर सिंस लॉन्ग टाइम। मेरी कई मुलाकातें खुद हुई उनकी व्हेन ही वाज एन एम्बेसडर कई सेटिंग्स में। डॉक्टर जयशंकर इज अ स्टेट्समैन एंड डिप्लोमेट विद द स्ट्रॉन्ग नर्व्स। आपने देखा होगा वो कभी टफ से टफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने देखा है कि ही नेवर लूज द ग्राउंड, हो रहा है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत के अलावा इस वक्त अमेरिका के पास चॉइस भी क्या है? दे डोंट हैव एनी चॉइस कि उस रीजन के अंदर अगर ताइवान के साथ एंगेज किया जाता है तो उनके साथ कौन पार्टनर होगा? कोई भी पार्टनर उनके पास नहीं है। तो उसमें भारत उसका फायदा भरपूर उठा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो डिफेंस के लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे डिप्लोमेटिक उसमें रिलेशनशिप है, लेकिन दे आर एट द पीक ऑफ द रिलेशनशिप राइट नाउ। ये है कि दे डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन अंडरवे अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडियाज ग्रोइंग रोल। अब उसमें दो चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें दो तीन चीजें आ रही हैं। एक तो इकोनॉमी है, कोविड के बाद इकोनॉमी जिस तरह उन्होंने उसका अपना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी ये बात उन्होंने की है। और दूसरा G20 का टोटल जो फोकस था वो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमी पे था, कनेक्टिविटी और इकोनॉमी। और कोविड के बाद जो अभी तक सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो सका और जो खासकर ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी नीड क्या है, ये सारी चीजें वहां डिस्कस की गई हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और भारत का रोल जो है उन्होंने जो इसमें जो दूसरा भारत का रोल है वो बहुत कंप्रीहेंसिव रोल है, मैं समझता हूँ। I2, U2, ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, सारा इन अगर चीजों को देखा जाए। और फिर इस वक्त जो एक और G20 से बात सामने निकली है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट, तो ये ग्रोइंग रोल है मैं समझता हूं भारत का उस रीजन के अंदर। ये चीजें जब डिस्कस की हैं और उसके बाद मैं यहां बताना चाहूंगा कि ये 3 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले डॉक्टर जयशंकर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ आए थे और एक वेरी सक्सेसफुल ट्रिप यहां से लेकर गए थे। मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि मोदी साहब जब न्यूयॉर्क से जब आए थे, पहुंचे थे वॉशिंगटन डीसी में, पहली मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वी विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट एंड यूथ इन बिटवीन इंडिया और अमेरिका। अब उसका आगाज तो हो चुका है, 20 यूनिवर्सिटीज का इल्हाक हो चुका है अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ। उसके बाद जो H1B वीजा है उस पर कंडीशन खत्म कर दी गई है। भारतीय जो यहाँ वर्कर्स आते हैं उनकी मुल्क से बाहर जाने की कंडीशन खत्म कर दी गई। कल मैं हैरान हूं, पिछले हफ्ते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो अमेरिकन एम्बेसडर है उन्होंने जाकर खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमने जून से लेकर अगस्त तक 90,000 वीजे दिए स्टूडेंट्स को और विजिट वीजे। और उसमें उन्होंने ये भी बात की कि हमने विजिट वीजे का जो वेटिंग टाइम है खत्म करके 50% कर दिया वहां पे। और मैं बताना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक इनके रिलेशनशिप कहां तक जा रहे हैं। अहमदाबाद और बेंगलोर के अंदर नए कौंसल जनरल बिल्ड किए जा रहे हैं, उसी के वाइस वर्सा अमेरिका के 2 शहरों को पिक करके वहां पे कौंसल जनरल बनाए जा रहे हैं। तो देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड बायलैटरल रिलेशनशिप इन बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज, दे आर एट द हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन राइट नाउ। अगर देखा जाए किसी और मुल्क के साथ मैं इतना रिसेप्शन या इतने रिलेशनशिप माजी में मैंने सिर्फ अमेरिका इजराइल के दरमियान देखे हैं। और उसके बाद मैं उसकी दूसरी मिसाल जो देख रहा हूं दैट इज इन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। और उसके बाद मेरा ख्याल है इसका कंपैरिजन बहुत अजीब होगा पाकिस्तान से करना, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंने कल भी अर्ज की थी कि इखलाकी जवाज नहीं था कि आके यहाँ पे ट्रिप लगाते और लोगों से एक्सपेक्ट करते मीटिंग्स। जिस तरह मैंने कहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उनका सिर्फ एक रोल होता है कि स्पीडी इलेक्शन एंड फेयर इलेक्शन विद इन 90 डेज। तो जब आपके पास कोई मैंडेट नहीं है, आप इलेक्टेड नहीं है, तो जो आपको दुनिया के लोग क्यों मिलेंगे? एक तो सबसे बड़ी वजह थी। और उनका ट्रिप ऐसे ही होना था। उनको अगर इज्जत प्यारी होती तो वो शायद ये ट्रिप प्लान ही ना करते तो अच्छा था। मुल्क के लिए भी अच्छा होना था, उनके खुद अच्छा होना था, क्योंकि इससे पाकिस्तान की गुडविल जो है मजीद डैमेज हुई है। क्योंकि उन्होंने यहाँ आके ट्राइयां की हैं कई लोगों को मिलने की और किसी ने उनको नहीं मिले, क्योंकि पीपल नो इट कि व्हाट इज द पोजीशनिंग। अब उसमें मैं समझता हूँ, आज जब सुबह उठा हूँ एक अच्छी खबर मिली पढ़ने के लिए कि ब्लूमबर्ग ने कहा है कि पिछले महीने पाकिस्तानी रुपीज इज अ बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी। और जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया है हवाला और हुंडी के ऊपर, उन्होंने कहा कि हवाला और हुंडी के ऊपर जो क्रैकडाउन और डॉलर स्मगलिंग की वजह से रुपीज इज परफॉर्मिंग बेटर, मेरा ख्याल है, जो कि पाकिस्तान के लिए काफी अरसे के बाद में एक अच्छी खबर आई है, वो भी मैं शेयर करना चाहता था। लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान इज नो वेयर मैटर ऑफ फैक्ट। बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, भाई कई और ममालिक जो है दे डोंट एग्जिस्ट इन डिप्लोमेटिक वर्ल्ड एट द सेम टाइम। उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस होती है व्हेन योर इकोनॉमी इज स्ट्रांग, योर डायस्पोरा इज स्ट्रांग, और आप कुछ लेने या देने या कुछ दुनिया के अंदर कोई ना कोई अपना इम्पैक्ट की सलाहियत रखते हो, तो फिर ही आपकी डिप्लोमेटिक रिस्पेक्ट होती है या आप मिलते जुलते हैं लोगों के साथ। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ना सिर्फ ही इज मीटिंग, मैं एक और बल्कि बात भूल गया कि उनकी मीटिंग यहाँ पे होगी एम्बेसडर कैथरीन टाई के साथ, जो कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ उनकी मीटिंग होगी। उसके बाद वो इंडियन डायस्पोरा के साथ मिल रहे हैं। कल उनके शाम को कल उनका इवेंट है जो इंडियन डायस्पोरा है उनके साथ 200-250 लोगों का उनकी कल शाम को डिनर है वहां पे। और जो कई इंडियन कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनके साथ भी मुलाकातें उनकी हैं।
लेकिन ही इज हैविंग वंडरफुल एंड सक्सेसफुल ट्रिप, जिसका ऑब्वियस उन्होंने बहुत मेहनत की है, एक दिन में नहीं हुआ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, जो ये नए क्वाड हैं, I2, U2 या जो नए ग्रुपिंग है, उसमें काफी अरसे से आपने देखा होगा कि वो इंडिया इज वेरी एग्रेसिवली मूविंग इन इट। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो ट्रिप लगाया था आज से 3 महीने पहले, नॉट सिर्फ इन द US, ही वेंट टू फ्रांस, देन ही वेंट टू ग्रीस, देन ही वेंट टू UAE। तो उसमें जाके उन्होंने, जो मैं बल्कि अभी फिंगर टिप्स पर गिन सकता हूं कि ही नॉट ओनली प्रमोटेड हिज करेंसी, हिज डायस्पोरा, और उसके बाद जो सब अपना जो उनका नेटवर्किंग है, फाइनेंशियल नेटवर्किंग है उनकी, वो करते रहे हैं, सिस्टम्स को प्रमोट करते रहे हैं। उसके रिजल्ट जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत दूर तक होंगे, मैं समझता हूँ। यहाँ पे तो रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि 90,000 वीजा हैज बीन इशूड टू स्टूडेंट्स। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, जो एम्बेसडर साहब हैं अमेरिकन, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कहा था कि टारगेट इज 1 बिलियन इन अ ईयर 2023। तो आप देख सकते हैं कि दे आर टचिंग द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। तो सर ये बताएं कि ये इसको जरा एलैबोरेट करते हैं डिप्लोमेटिकली। पिछले 20 दिन में, अभी 20 दिन पहले तो ये सारी लीडरशिप, जैक सुलिवन, बाइडेन, एंटनी ब्लिंकन तो दिल्ली बैठे हुए थे। 20 दिन बाद जयशंकर आ गए, एंड देन दे आर टॉकिंग अ लॉट। इट मींस कि देयर इज सो मच गोइंग ऑन बिटवीन, बिकॉज अमेरिकन लीडरशिप ऐसे नहीं किसी को मिलते। वो जब तक देयर इज कोई लंबा एजेंडा ना हो, वो एमए मीटिंग्स नहीं करते, फोटोशूट नहीं वो कराते। डॉक्टर साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कि ये जो ट्रूडो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम ये समझते हैं कि एंटनी ब्लिंकन जो है वो ये मसला जयशंकर से रेज करेंगे। ये तो बहुत मैं समझता हूँ एज ए प्राइम मिनिस्टर, ये तो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान ने कहा अमेरिका को, यार हमारा मसला इंडिया से रेज करो, तो कनाडा इज डूइंग द सेम कि हमारा मसला जो है वो इंडिया के साथ रेज करो। आप ये जो दो हाई लेवल मुलाकातें होना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस नजर आती है? इसको जरा कैनेडियन लेंस से देखिएगा, कनाडा इंडिया जो डिप्लोमेटिक रॉ है उस लेंस से देखिएगा। इट मींस कनाडाज केस इज वेस्टेड एंड गॉन, डिस्पाइट द फैक्ट के जो अमेरिका का एम्बेसडर कनाडा में कह रहा है कि 5 आइज इंटेलिजेंस ने ये इंफॉर्मेशन दी है। आपको लगता है कि कनाडा का केस खराब हो गया द वे जयशंकर हैज बीन रिसीव्ड इन वॉशिंगटन? नहीं, केस उनका कल वैसे ही सुबह खराब हो गया था कल, बल्कि परसों जब उनके स्पीकर ने रिजाइन किया, वो जो यूगोस्लाविया के जो हीरो थे 98 ईयर्स ओल्ड, जब उनको उन्होंने इतनी ज्यादा रिसेप्शन दी थी, उससे केस खराब हुआ था। उसकी वजह ये है कि कल सारा दिन मैं जब वो डिजाइन दिया तो मैं कैनेडियन मीडिया सारा वॉच करता रहा हूँ। अपोजिशन के एमपीज क्या स्पीचें करते रहे हैं, वो यही स्पीचें करते रहे हैं कि ये अपना होमवर्क किए बगैर आके असेंबली में इस तरह की स्टेटमेंट क्यों देते हैं। केस उसी से खराब हो चुका था। और बल्कि यहां तक है कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बड़ा प्रेशर था टू रिजाइन, उन्होंने रिजाइन नहीं दिया और उन्होंने एस्केप कोड बनाया उसको स्पीकर को, तो केस उसी से खराब हो चुका था, क्रेडिबिलिटी उनकी उसी से खराब हो गई थी। दूसरा, उसमें अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो सेकंड स्टेटमेंट थी जस्टिन ट्रूडो की, उन्होंने कहा था कि इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट टू प्रोवोक इंडिया, लेकिन उसमें नजर यही आ रहा था कि इट इज दुनिया के लिए इतना पॉसिबल नहीं है टू इग्नोर इंडिया एट द मोमेंट। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अमेरिका समझता है कि इंडिया इज द ओनली पार्टनर हु कैन डू समथिंग फॉर देम अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट चाइना। मेरा तो ये टाइटल छोटा टाइटल नहीं है। आपको मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिकन जो है वो पहले भी मेंबरशिप की और UN प्लस की मेंबरशिप ऑफर कर चुके हैं, जो इंडिया ने टर्न डाउन की थी। तो इस वक्त समझा ये जा रहा है, बल्कि इस पर क्रिटिकल भी आपने देखा होगा, फॉरेन पॉलिसी वालों ने भी इसमें किसी हमारे भारतीय स्कॉलर ने लिखा था इसमें आर्टिकल कि आइदर इंडिया कैन डिलीवर अमेरिकन होप्स और नॉट, इसमें पूरा उतर पाएगा कि नहीं। और कई लोग इस वक्त ये एक्सपेक्ट करते हैं वाशिंगटन DC में कि अमेरिका ने अपने सारे बास्केट्स इंडियन बास्केट में दिए सारे एग्स अपने, और if the India is not able to deliver then who? तो ये भी क्वेश्चन डिस्क हो रहा है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत के अलावा इस वक्त अमेरिका के पास चॉइस भी क्या है? They don't have any choice कि उस रीजन के अंदर अगर ताइवान के साथ एंगेज किया जाता है तो उनके साथ कौन पार्टनर होगा? कोई भी पार्टनर उनके पास नहीं है। तो उसमें भारत उसका फायदा भरपूर उठा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो डिफेंस के लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे डिप्लोमेटिक उसमें रिलेशनशिप है, लेकिन दे आर एट द पीक ऑफ द रिलेशनशिप राइट नाउ। और दूसरा, अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कल जो स्पीकर ने रिजाइन दिया और जो दूसरा मामला था उसने वो पहली चीज मेरे ख्याल में खत्म कर दी। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि कोई और वाकया, कोई और न्यूज आई, दिस थिंग विल जस्ट लास्ट नॉट मोर देन 7 or 10 days। और इस वक्त जो मैंने आपको बताया कि टोनी बिल्कन ने बात शायद कैनेडियन ये की हो, लेकिन उसमें even then America doesn't have that kind of strength to आंखें दिखाएं, हमसे बात करें कुछ। मेरे ख्याल में it is India is in an upper hand, India is in a stronger position due to the Taiwan situation and China situation। और अमेरिका जो है अगर देखा जाए
तो यूक्रेन, अच्छा इसमें एक और भी यहाँ पे बात बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी में पिछले हफ्ते क्या हुआ था, इस यूक्रेन के जो थे सदर वो भी आए यहाँ पे, उनको कुछ और पैसे देने के लिए डिबेट चली थी कांग्रेस के अंदर, और यहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट शटडाउन करने की थ्रेट भी चल रही है, और दर हकीकत अगर देखा जाए तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन लॉ मेकर्स दे वर नेगोशिएटिंग विद ईच अदर, यूक्रेन को पैसे देने चाहिए, कितने देने चाहिए, क्यों देने चाहिए, और उसके बाद ये ले दे हो रही थी, और उसमें कनेडियन जो मामला कनाडा इंडिया का था वो इट वाज लुकिंग अ स्मॉलर इशू वर्सेस अमेरिका's own internal political matters on the Capitol Hill. बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है ये तो बड़ी इम्प्रेसिव मुलाकात है, और जिस तरह डॉक्टर जयशंकर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटी ब्लिंकन मीडिया के सामने आए हैं, और अमूमन अगर मीडिया का खौफ हो या इस तरह का डर हो तो वो अपने होस्ट को लेके नहीं आते, लेकिन होस्ट अपने जो गेस्ट को लेके आना, दैट मेक्स द केस कि भाई ये बड़ा सॉलिड फुटिंग पे है। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को भगाया नहीं है, इन अदर वर्ड्स इग्नोर नहीं किया, और वो मीडिया के सामने लेके वो कि उन्होंने मीडिया के सवाल जवाब को ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की। एक चीज उसमें बल्कि और ऐड करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच से पहले डॉक्टर जयशंकर साहब ने फॉरेन अफेयर काउंसिल ऑन द फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन लिए थे जर्नलिस्टों से। मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि मैं आई एम वाचिंग डॉक्टर जयशंकर सिंस लॉन्ग टाइम, मेरी कई मुलाकातें खुद हुई उनकी व्हेन ही वाज एन एम्बेसडर कई सेटिंग्स में। डॉक्टर जयशंकर इज अ स्टेट्समैन एंड डिप्लोमेट विद द स्ट्रॉन्ग नर्व्स। आपने देखा होगा वो कभी टफ से टफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने देखा है कि ही नेवर लूज द ग्राउंड, उनकी ग्रिप होती है हमेशा, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, बल्कि मीडिया के सामने जिस तरह वो बोलते हैं इट्स वेरी इंप्रेसिव। सियासतदान इस तरह जो होते हैं वो नहीं बोल सकते, इट हैज टू बी अ डिप्लोमेट, अ स्टेट्समैन, और उनका तजर्बा नजर आता है जब वो बोलते हैं। और उसके अंदर भी सवाल थे, किए सवाल बड़े बड़े तेज सवाल किए। मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सवाल मैंने सुना था वो काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर में, बट ही हेल्ड द ग्राउंड एंड ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ दैट ही इज केपेबल एंड ही इज अ स्ट्रांग टेक्नोक्रेट। हालांकि अब तो वो उनकी असेंबली का भी हिस्सा है, लेकिन अल्टीमेटली आई विल कॉल हिम अ टेक्नोक्रेट बिकॉज़ फॉरेन पॉलिसी इज हिज स्पेशलिटी। और वो जो पर्टिकुलरली बात देखें डॉक्टर साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आप किस अंदाज से बात कर रहे हैं और पैगाम कैसे दिया। वो जो उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान और कनाडा को एक ही तीर चलाया था, उन्होंने कहा यू कैन नॉट क्रिटिसाइज टेररिज्म ऑन द बेसिस ऑफ योर पॉलिटिकल कन्वीनियंस। आपकी क्या पॉलिटिकल कन्वीनियंस है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप उस हिसाब से। सो कनाडा को उन्होंने कह दिया जी कि आप खालिस्तान की वो है, और हमें जो है वो उन्होंने कह दिया। एंड सिमिलरली चाइना को भी कह गए कि भाई आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट वाज वेरी शार्प, दैट वाज वेरी शार्प। जिसने भी तकरीर लिखी थी वो इट मींस कि उनकी बड़ी वो ऑब्वियसली मीनिंग होते हैं, एंड वी हैव टू डिसाइफर व्हाटएवर दे आर सेइंग। हमें उसको डिस्कस करना होता है कि भाई ये क्या इसकी मीनिंग है और वो क्या कह के गए हैं और इनकी क्या आएंगी। बट एनी हाउ तार साहब, ये एक तो वो कह रहे हैं 3 दिनों का, दूसरा एक ये इजराइल के हवाले से फॉरेन मिनिस्टर ने आज स्टेटमेंट दे दिया है कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में कोई इजराइल को तस्लीम करने की सोच नहीं है। तार साहब, इसको जरा मिडिल ईस्ट के लेंस से देखिएगा कि इट मींस कि अरब वर्ल्ड ने पाकिस्तान माइनस करके इजराइल से नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दी है, जिसके लिए हमने पिछले 75 साल ओआईसी को हमने जान दी, हर चीज उसके लिए करने की कोशिश की, लेकिन सो इट मींस कि द अरब्स आर ऑन देयर ओन वे, और हम अपने रास्ते पे हैं, वो अपने रास्ते में। चीमा साहब, आज जो मेरी नजर से गुजरी है जो स्टेटमेंट फॉरेन मिनिस्टर साहब की, वो स्टेटमेंट इस तरह थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान, इजराइल, फलस्तीन के ऊपर हमारा इस बात वही बयान है जो पहले था। उन्होंने गोल इस तरह करके गोल सी एक ऐसी गुगली सी बाल उन्होंने कराई। तो जो मैं समझ एक नई बात नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर सऊदी इस वक्त जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी है कि सऊदीज मोहम्मद बिन सलमान की स्टेटमेंट के मुताबिक दे आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन अ डेली बेसिस उस साइड पे, और उनके साथ 7 से 10 कंट्री हैं जो साथ उनके उस ग्रुप में जाएंगे जो फाइनेंशियली दोज आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन सऊदी अरेबिया। उसमें तो पाकिस्तान भी आता है, उस लिस्ट में अगर शामिल है या नहीं है उन 7 या 10 कंट्रीज में, लेकिन अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट्स जो हैं उनमें अगर देखा जाए तो वो तो सबसे पहले पाकिस्तान को हमेशा, आपको तो हमेशा पैसों की जरूरत रही है, खैरात की जरूरत रहती है आपको, तो वो सबसे ज्यादा खैरात तो वही देते हैं आपको सऊदी। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपके पास क्या चॉइस है? कोई चॉइस है? अगर सऊदी आपको कहते हैं भाईजान आ जाओ चलिए होते, तो आप कहते नहीं जाना, तो कहते पैसे साढ़े जेडे वो इतना रख देना तुझे स्टेट बैंक से रखे सकते, क्या चॉइस है आपके पास? और जाती तौर पर मेरी जो ओपिनियन ये है, मैं जो एक एज हैसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैं इस चीज को समझता हूं कि इजराइल के साथ रिलेशनशिप उसको तस्लीम करना, इसमें कोई मजाका नहीं है। दे आर रियलिटी, अब वो फिक्शन नहीं रह गया, वो ख्वाब नहीं है। इजराइल वो जिसको अमेरिका में उसको क्या कहा जाता है, द ओनली वर्किंग डेमोक्रेसी इन मिडिल ईस्ट, ये टाइटल है उसका वॉशिंगटन डीसी के अंदर। और इस वक्त आपके हर स्टार्टअप का जो आपके टेक स्टार्टअप है सारे इजराइल से शुरू है। तो इन चीजों, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसे ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, साथ इजिप्ट का बॉर्डर लगता है वो उनके साथ है,
वो खास टर्की का बॉर्डर है, वो उनके साथ, टर्की करीब है, उनके साथ रिलेशनशिप, जॉर्डन साथ है, उनके साथ उनके रिलेशनशिप है, हर मुल्क के साथ, यूएई ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, बहरीन ने उनको एक्सेप्ट, आप खाम खाई हो कहते मैं जी होने के मैं पाया मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ 1960 ਚ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ यार मेरा भाई ऐसे पता नहीं क्या है। हाँ अगर मेरी तो खैर रिकमेंडेशन है इजराइल को चाहिए कोई पैसे डॉलर दे दें पाकिस्तान को, यार हम तो भी 4 पैसों का सवाल है, अल्लाह के नाम के पैसे दे दो जो मर्जी को कर लेंगे, हमारी तो टोटल रिक्वायरमेंट डॉलर्स हैं, पाउंड है, तो वो और वो सऊदी देते हैं आपको, आप किस तरह जवाब दे लेंगे, वो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ हम बढ़ के मारने में तो आपको पता बहुत शेर है, कहते हैं हिंदुइज्म शुरू यहाँ से हुआ था, तो हिंदुइज्म हमारी वजह से चल रहा है। बिल्कुल सही। तार साहब एक आखिरी सवाल, और वो ये है कि यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है, ये बड़ी स्टेटमेंट है वैसे यूएन की तरफ से पाकिस्तान के लिए, उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो दोहरी मसाइल का शिकार है। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, और दूसरा ये जो अनजस्टिफाइड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो आईएमएफ और इनके कर्जों तले दबा हुआ है, आपको लगता है इससे को पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा? ये जो दो बातें की हैं कि ये माहौल से भी अफेक्टेड है, बारिशें हुई पिछले साल जो आए थे 80 लाख लोग गुर्बत में वो मुतासर हुए, पानी नहीं था और बहुत कुछ था, एंड प्लस ये जो क्वेश्चन है, आपको लगता है इससे कोई हमें फायदा मिलने वाला है? ये इस स्टेटमेंट से को पैसे फ्लो करेंगे, या कि ये बिलीव कि ये पाकिस्तान अगर कुछ मिलता तो वज़ीर आज़म को बता देते? वो कुदरती आफात तो आपके हर साल आती है ना, क्योंकि आपने डैम पूरे सही नहीं बनाए, आप कुदरती जलजले, मैं पाकिस्तान के कुदरती आफात जो है उनको पिछले जब जलजला आया था मुजफ्फराबाद में, मैं उस वक्त से इसको वॉच कर रहा हूं कि आप उस पैसे के साथ क्या करते हैं जो बाहर से जाता है, फिर उसके बाद कोविड के पैसों का आपने क्या किया। इमरान वजीर आजम साहब जो कि नेक तरीन है, इया का नाबदु वैया का नस्तईन वाले वजीर आजम, उनके वजीर आजम फंड से पैसे चोरी हो गए थे, निकल गए, कोई हिसाब नहीं दिया आज तक। उसके बाद अगर ये हालात है आपके, पैसा तो आपको बहुत जाता है, माहौलियात के ऊपर भी आपने तो सबमिट कर दी थी उसके ऊपर, आप बाहर जाकर आपने खुल के पैसे मांगे उसके लिए, लेकिन वो पैसे डॉलर तो पहुंचते नहीं ना पाकिस्तान। मसला तो ये है, या तो दुनिया जब मदद करती है तो ओरिजिन तक पहुंच जाए। ओरिजिन, मेरे जैसा बंदा जो पाकिस्तान का पैदा हुआ जुबान बोलता हूं, मुझसे डेली बेसिस पे लोग पैसे मांगते हैं, मुझे बड़ा काफी होमवर्क करके इन्वेस्टिगेट करके पैसे देने पड़ते हैं। मुझे ये बताएं, फिर ये आईएमएफ वाले यूएन वाले ये चीखे ना तो और कहते हैं पैसे। मुझे ये बताएं, आपके हर पाकिस्तानी अखबार के ऊपर रोजाना अमेरिकन एम्बेसी इश्तिहार देती है कि फ्रॉड हो तो इस नंबर पर रिपोर्ट करें, अगर अमेरिकन यूएस एड के किसी प्रोजेक्ट में फ्रॉड हो तो रिपोर्ट करें। तो ये आपके अगर हालात हैं तो एड तो दुनिया देना चाहती है, लेकिन अब पहुंचती नहीं पाकिस्तान। मुसीबत तो ये है, सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि पैसा तो बहुत जाता है पाकिस्तान, एडें चलती हैं, एनजीओ वाले लेते हैं, लेकिन वो पहुंचता नहीं पाकिस्तान, अपनी असली जगह पर वो पैसा पहुंचता नहीं है। प्रॉब्लम ये है। आप कहते हैं चीमा साहब के पैसे अमेरिका बरतानिया से पहुंच के सीधे सलाबजद खान के पास चले जाए, आपके इस्लामाबाद के पैसे नहीं पहुंचते सिंध में, तो यहां से पैसे किस तरह जाए? तो जयशंकर जी, मतलब कि जयशंकर जी जो मतलब कि भाई पहले मतलब कि भाई मतलब कि भारत के डिप्लोमेट मतलब कि थे, मतलब कि एम्बेसडर थे भारत के, मतलब कि वो चाइना में भी एम्बेसडर रहे हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं अमेरिका में भी रहे हैं, मतलब कि लगभग आधी दुनिया में मतलब कि वो भारत के एम्बेसडर रहे हैं, ठीक है। वैसे उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई भारत की जो डिप्लोमेटिक वैल्यू है ना, मतलब कि उसको किस तरीके से मतलब कि भाई सामने रखा जाए, तो भाई इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर है वो भाई, ठीक है। और भाई उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनकी वाइफ भी आई थिंक मेरे ख्याल से चाइना से हैं, और भाई मतलब कि भाई वो मतलब फ़ॉरेन ऑफिस में बहुत ज़्यादा रहे हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त बिताया है, उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है। तो भाई एस जयशंकर के बारे में ये कहा जाता नहीं भाई, सब अगर यूरोप को कोई मतलब कि उनकी यूरोप और अमेरिका को जो उनकी भाषा में ही मतलब उनकी टैबलेट उन्हीं को दे सकते हैं, तो भाई वो है जयशंकर, ठीक है। जयशंकर का वो बयान आपको याद होगा कि भाई साहब जयशंकर जी ने बोला था यूरोप प्रॉब्लम इज़ नॉट इंडियन प्रॉब्लम, ठीक है भाई। तो ये बात बोली थी भाई साहब, अगर अमेरिका और यूरोप की कोई प्रॉब्लम है तो भाई वो भारत की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है भाई। यूरोप को अगर प्रॉब्लम हो रही है रशिया से हम ऑयल ले रहे हैं, तो भाई वो उनकी प्रॉब्लम है, वो भी तो इतना तेल खरीद रहे हैं भाई साहब, अमेरिका भी खरीद रहा है, तो भाई भारत को ये ना कहा जाए कि भाई भारत तो फंडिंग कर रहा है वॉर में। अब जो यूरोप ने मतलब भाई साहब यूरोप के जो क्या बोलते हैं, अब यूरोप के जो सदस्य है एक वो टर्की के हथियार भाई साहब अमेरिका ने क्या बोलते हैं पाकिस्तान इस्तेमाल करे, तो हमने कहा कि भाई साहब पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, और वैसे यूरोप के जितने भी हथियार है वो भारत के भाई साहब विरोध में इस्तेमाल होते हैं, भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। हम तो नहीं कहते भाई साहब वो वॉर में फंडिंग कर रहे हैं, तो भाई हम तो नहीं कहते भाई साहब, लेकिन ये मतलब कि इल्ज़ाम लगाते हैं भाई साहब भारत के ऊपर। भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना भाई बहुत आसान है।
जब भारत पलटवार करता है ना तो भाई जल जाती है भाई साहब, मतलब कि पूरी क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन ना भाई साहब पूरी की मतलब कि उनको बातें चुभती हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं कि भाई भारत में से क्या बोलते हैं चाइना से सारा का सारा बिजनेस भाई साहब निकल के भाई साहब अब भारत के अंदर आ गया है, सब कुछ सारी बातें ना भाई ये अमेरिका और यूरोप को बहुत ज़्यादा चुभती हैं कि भाई भारत इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमी इतनी आगे कैसे बढ़ रही है भाई साहब, इतनी नॉन कंट्रोलेबल भाई साहब भारत की इकोनॉमी इतनी हो गई है। वो मतलब कि कितना बड़ा सिरदर्द है मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए भाई साहब, भारत जो गुलाम था ग्रेट ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन से भी आगे चलेगी भाई भारत की इकोनॉमी। ठीक है भाई साहब, अब 2025 में जापान को भी सरपासिस कर दिया तो भाई तो भारत की इकोनॉमी को रोक ही नहीं सकता भाई ये, ठीक है। अब आप ये देखिए कि भाई एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्तियों में से एक अमेरिका है, दूसरी तरफ भारत है जो कि एक एक ऐसा देश है जो अब अपनी विदेश नीति में किसी एक शक्ति के दबाव में आने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसला लेने पर जोर देता है। यही बदलाव जयशंकर जी की कूटनीति में दिखाई देता है, ठीक है। अमेरिकी विदेश नीति में लंबे समय से अमेरिका फर्स्ट की सोच दिखाई दे रही थी। जयशंकर की सोच का मूल संदेश है, अगर अमेरिका अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है, तो भारत भी अपने हितों को प्राथमिकता देगा। यानी भारत अमेरिका का विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहा, लेकिन यह भारत यह भी नहीं चाहता कि उसके महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक फैसले किसी दूसरे देश की पसंद से तय हों, ठीक है। यही कारण है कि जयशंकर की भाषा में एक तरफ सहयोग दिखाई देता है तो दूसरी तरफ स्पष्ट सीमाएँ भी हैं, ठीक है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की रूस संबंधी नीतियों के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण महत्व दिया है। जयशंकर ने 2026 में अमेरिका के रवैये में विरोधाभास की ओर इशारा करते हुए कहा था कि एक समय में वॉशिंगटन ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने को प्रोत्साहित किया था, लेकिन बाद में उसी खरीद को लेकर भारत पर टैरिफ लगाए हैं, ठीक है। यानी जयशंकर का तर्क सीधा था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नियम अगर सबके लिए हैं तो उनका इस्तेमाल परिस्थितियों के हिसाब से अलग-अलग तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अमेरिका और भारत के बीच लंबे समय से बातचीत का बड़ा मुद्दा रहा है, ठीक है। 2026 में दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा तैयार किया गया, जिसमें अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 18% करने की घोषणा की और दोनों देशों के आगे व्यापक बायलैटरल ट्रेड की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति जताई। इससे एक बात साफ होती है, भारत सिर्फ दबाव स्वीकार करने वाला पक्ष नहीं है, ये बातचीत की मेज पर अपने हितों के साथ बैठता है, ठीक है। जयशंकर की कूटनीति का सिर्फ अमेरिका को दबाव देना कहना अधूरा होगा। असल रणनीति 3 हिस्सों में दिखाई देती है। पहला, अमेरिका के साथ सहयोग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इंडो पैसिफिक जैसे क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंध महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा है रणनीतिक स्वायत्ता, भारत किसी एक शक्ति के साथ पूरी तरह जुड़कर अपनी स्वतंत्र निर्णय क्षमता सीमित नहीं करना चाहता, ठीक है। चाहे ऊर्जा हो, व्यापार हो या विदेश नीति। नई दिल्ली का संदेश है कि अंतिम फैसला भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों को देखकर होगा। यही वजह है कि जयशंकर का जवाब सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश माना जा सकता है। भारत अब ऐसी विदेश नीति चाहता है जिसमें वह अमेरिका के साथ साझेदारी भी करे और ज़रूरत पड़ने पर असहमति भी व्यक्त करे। अमेरिका अगर अपने हितों को अमेरिका फर्स्ट कहता है तो भारत का संदेश है भारत के लिए भी सबसे पहले भारत का हित है, ठीक है। और शायद यही आधुनिक भारतीय कूटनीति की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है। दोस्ती हो सकती है, साझेदारी हो सकती है, लेकिन विदेश नीति में अंतिम फैसला राष्ट्रीय हित से ही होगा, ठीक है। ये क्या ठीक है भाई, तो भाई क्या बोलते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी टीम में ना जो मतलब कि भाई साहब एक से एक धुरंधर बैठे पड़े हैं भाई साहब। धुरंधर की तो बहुत चर्चा आपने भी सुनी होगी, फ़िल्म भी देखी होगी, तो भाई धुरंधर की सारी कहानी है और धुरंधर तरीके से भारत की कूटनीति को एक नई दिशा में आगे लेकर चल रहे हैं पीएम मोदी और जयशंकर जी। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।